ये जो बाल है ना, यहाँ पे स्किन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर तेल आप यहाँ लगाते हैं और जो रूट है वो यहाँ है। तो जो भी आप यहाँ लगा रहे हो वो उतना ज्यादा यहाँ पेनिट्रेट नहीं हो सकता, पर यहाँ पे ब्लड फ्लो आप देख सकते हैं। तो अगर आप जो खाते हैं वो अच्छा है तो फिर आपके बालों को रूट में से पोषण मिलेगा। डैंड्रफ मतलब हमारी जो स्कैल्प के ऊपर की लेयर है वो निकलती है और वो नजर आती है। इट इज वेरी कॉमन और वो तो नेचुरल पार्ट है। आपकी स्किन हर महीने नई आने ही वाली है। पर अगर आपको ऐसा डैंड्रफ है कि आप काम कर रहे हैं और आपके डेस्क पे डैंड्रफ है, आपके कपड़ों पे डैंड्रफ है, तब शायद आपको अनकंफर्टेबल लगता होगा। तो आप ऐसे केस में ना एंटी फंगल बेस्ड शैम्पूज आते हैं, वो यूज करिए। अगर आपका डैंड्रफ बहुत इचिंग दे रहा है तब एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ साथ कुछ लोशंस आते हैं जो आपकी डेड स्किन का प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो डाउन कर देंगे। पर अगर आपको ना इचिंग है ना डैंड्रफ झड़ रहा है, बस आपने सर में खुजलाया तो आपको फिंगर नेल्स में डैंड्रफ दिख रहा है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो सब बोलते हैं लंबे घने बाल होने चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? आपके बाल बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। लंबे घने बाल होने चाहिए, ये इंडिया में बहुत, तभी मैंने जो आपको पहले बोला ना कि एक तो फेयर स्किन और लंबे बाल, घने बाल। अनफॉर्चुनेटली सब लोग गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। काफी लोगों को, लाइक आई सेड, जेनेटिक्स प्लेज अ रोल इन स्किन। हेयर में भी जेनेटिक्स एक रोल प्ले करती है। अगर आपके पेरेंट्स के बाल थोड़े पतले हैं तो आपके बाल भी थोड़े पतले होंगे। पर अगर आप चाहें तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीजें बढ़ाइए। वो अगर आपके डाइट में जा रहे हैं तो आपके बालों का ग्रोथ भी बेटर होगा। हम लोग वेजिटेरियंस हैं सब लोग, ऐसा कुछ हम खाते नहीं हैं। स्पेशली गुजरात में हम रहते हैं तो हम पनीर भी नहीं खाते हैं। तो ये एक चीज है जो डाइट में इंक्लूड करी जा सकती है। और लंबे घने बाल से ज्यादा मैं बोलूंगी हेल्दी हेयर, दैट इज इनफ। बहुत ज्यादा बाल झड़ नहीं रहे, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रीजी नहीं हो रहे, तब तक आपको खुश ही रहना चाहिए। क्योंकि सब लोग बाल से परेशान हैं। आप, मैं तो कह रही हूँ कि आपके नेबरहुड में आप अगर 5 लोगों को पूछेंगे तो 5 लोग बोलेंगे मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। इट इज दैट कॉमन। सो कभी कभार कैसा होता है कि मेरे बाल देख के कोई मुझे सजेस्ट कर रहा है या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए, ये भी पूछते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि लोग हमें आके सजेशन देते हैं कि आपके बाल ऐसे पतले हैं तो ये तेल लगाइए या ये शैम्पू लगाइए तो थोड़े बढ़ेंगे, लंबे होगे, काले होगे। तो वो कितने हद तक सही है चीजें? डिपेंड्स आपने सजेशन कहाँ से लिया है। अगर आप सैलून में गए हैं और आपको एडवाइस मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्यों मिल रहा है वो सजेशन। और देखिए कि मसाज जब हम करते हैं ना, हमारी मम्मी, हमारी ग्रैंड मदर, ये लोग तेल लगाते थे सर में। तो तेल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फिंगर से मसाज करते थे, उससे सर में बहुत ब्लड फ्लो बढ़ता था, जो कि ऑलमोस्ट अब बंद हो गया है, कोई नहीं करता। अब वो मसाज अगर हर दूसरे दिन हो रही है तो सर में ब्लड फ्लो बढ़ता था, इसीलिए पहले के लोगों के बाल इतने सुंदर होते थे। एंड अगर आपको एडवाइस दी जा रही कि ये तेल से, तो कुछ कुछ तेल ऐसे होते हैं जो कि आपको बालों को बहुत सॉफ्ट रखते हैं, तो बालों का टेक्सचर अच्छा लगता है। तो जब आप वॉश करते हैं तो कंडीशनर लगाया हुआ ऐसी इफेक्ट आती है। तो तेल से बालों का ग्रोथ बढ़ता है, डायरेक्टली नहीं, पर मसाज से बढ़ता है, और तेल से बालों का टेक्सचर अच्छा रहता है। तो आपको कोई एडवाइस कर रहा है कि ये तेल लगाओ, तो अगर आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली यूज करिए, पर वो तेल जड़ों तक नहीं जाने वाला है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मेरे पास एक मॉडल है। ये जो बाल है ना, यहाँ पे स्किन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर तेल आप यहाँ लगाते हैं और जो रूट है वो यहाँ है। तो जो भी आप यहाँ लगा रहे हो वो उतना ज्यादा यहाँ पेनिट्रेट नहीं हो सकता, पर यहाँ पे ब्लड फ्लो आप देख सकते हैं। तो अगर आप जो खाते हैं वो अच्छा है तो फिर आपके बालों को रूट में से पोषण मिलेगा। तो आई थिंक आपका शैम्पू और जो भी आप स्कैल्प पे ऑयल यूज कर रहे हैं उसका रोल मोस्टली एक्सटर्नल है, बालों का टेक्सचर मेंटेन करने के लिए, शाइन मेंटेन करने के लिए। एंड यस, आपने शैम्पू का बोला सजेशन, तो बच्चों का जो शैम्पू होता है वो माइल्ड चलता है। शायद कोई 20-30 साल की उम्र के लोग हैं, उनका स्कैल्प तो बहुत ऑयली डैंड्रफ वाला होता है, तो वो लोग बच्चों का शैम्पू नहीं यूज कर सकते, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग यूज करना पड़ेगा।
सजेशन लीजिए पर साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए उसके ऊपर। ओके, सो हम एज वाइज भी शैम्पू हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। ओके, सो नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन यही है मेरा कि डैंड्रफ को कैसे मतलब फेस करें। ठीक है, डैंड्रफ मतलब हमारी जो स्कैल्प के ऊपर की लेयर है वो निकलती है और वो नजर आती है। राइट, इट इज वेरी कॉमन और वो तो नेचुरल पार्ट है। आपकी स्किन हर महीने नई आने ही वाली है। ओके, पर अगर आपको ऐसा डैंड्रफ है कि आप काम कर रहे हैं और आपके डेस्क पे डैंड्रफ है, आपके कपड़ों पे डैंड्रफ है, तब शायद आपको अनकंफर्टेबल लगता होगा। तो आप ऐसे केस में ना एंटी फंगल बेस्ड शैम्पूज आते हैं, वो यूज करिए। ओके, उनसे आपका स्कैल्प काफी क्लीन होगा। वो आप शुरू कर सकते हैं घर पे। ओके, एंड दूसरा, अगर आपका डैंड्रफ बहुत इचिंग दे रहा है तब एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ साथ कुछ लोशंस आते हैं जो आपकी डेड स्किन का प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो डाउन कर देंगे। ओके, पर अगर आपको ना इचिंग है ना डैंड्रफ झड़ रहा है, बस आपने सर में खुजलाया तो आपको फिंगर नेल्स में डैंड्रफ दिख रहा है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। ओके, मतलब मैं समझ सकती हूँ लोग कंसर्न होते हैं, पर नहीं, वो ऐसी कितनी चीजें हैं जिनकी आप चिंता करोगे। तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो जो वाइट हेयर आते हैं, ग्रे हेयर आते हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं अभी, मतलब छोटी सी एज से आ रहे हैं। पहले तो हमें यूं लगता था कि बड़े हो गए तब आएंगे, मैच्योर हो गए तब आते थे। अभी लेकिन छोटे छोटे बच्चे को भी हम देखते हैं कि हाँ, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत सब्सटैंशियल अभी आया नहीं है मेडिकल साइंस में। हम लोग बहुत रिसर्च कर भी रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं जिनसे हम थोड़ा सा पेशेंट को प्रॉमिस कर पाते कि बढ़ेगा नहीं, बट जो हो गए सफ़ेद वो हो गए। विटामिन B12, विटामिन D, आयरन, ये तीनों की कमी से बहुत बच्चों को वाइट हेयर हो रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने रिपोर्ट्स करवाए हैं थायराइड के और वो बच्चे में थायराइड निकला है 11 साल की उम्र में। तब पता लगा कि अच्छा, तो वाइट हेयर थायराइड की वजह से हो रहे थे। देन जेनेटिक्स का एक रोल होता है कि मम्मी पापा को अगर जल्दी सफ़ेद हुए हैं तो बच्चों को भी होते हैं। और हमारी उम्र के या फिर मान लीजिए 20s-30s के लोग बहुत शौक से कलर करवाने जाते हैं सर में कि मैं अच्छे बाल हैं पर फिर भी मुझे ब्लॉन्ड चाहिए, मुझे ब्राउन चाहिए, चॉकलेट कलर चाहिए। तो उस वक्त जब केमिकल यूज़ होते हैं सर में तो वो क्या करते हैं कि पहले आपके बालों का ओरिजिनल कलर निकालते हैं, ब्लीच कर देते हैं वो लोग, और फिर दूसरा कलर चढ़ाते हैं। ऐसे में फिर आपके बालों में वो केमिकल डैमेज की वजह से बहुत वाइट हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस अभी के जनरेशन को है उतना तो किसी को भी नहीं था। सो दैट्स द रीजन वाइट हेयर होते हैं। ओके, तो ऐसे बोलते हैं कि दूधी का जूस पी लो, दूधी खा लो तो आपके हेयर ग्रोथ बढ़ेगा। तो वो कितने हद तक हम सही माने, और आप क्या सजेस्ट करते हो हेल्दी हेयर के लिए? दूधी का जूस अच्छी चीज़ है पर स्पेसिफिकली वाइट हेयर के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए मतलब ऐसा नहीं बना हुआ है। ओके, घरेलू उपाय करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको अगर कोई बोल रहा है दूधी का जूस पियो तो मना करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल पियेंगे, पर मेरे हिसाब से प्रोटीन और ऐड करना चाहिए। प्रोटीन जो मैंने आपको भी मेंशन किया सोर्सेज, और वॉलनट्स एंड आलमंड्स आर वेरी गुड फॉर हेयर। ब्रोकली इज़ वेरी गुड फॉर हेयर क्योंकि उसमें भी काफ़ी प्रोटीन रहता है। मखाना, ये सब आपकी डाइट में आप इंक्लूड करिए। एंड कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती है, आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता वो। कुछ ऐसे योगासनास होते हैं जिनमें सर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, वो आप शुरू करिए। क्योंकि आप सब खा पी रहे हैं पर कसरत जीरो, तो फिर बालों को क्यों मिलेगा? बॉडी के लिए पूरा नहीं पड़ रहा तो बालों को तो कहाँ से मिलने वाला है? राइट। सो आप जैसे मैम ने बोला कि आपको आपकी रूटीन में एक्सरसाइज को भी डालना है, योगासन कर सकते हो आप। हेल्दी हेयर के लिए पहले आपको हेल्दी ईटिंग की लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि हेल्दी हेयर के लिए हम क्या हमारी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं? शैम्पू हो गया, अभी तो सीरम भी आ गया। पहले जब हम छोटे बच्चे थे तब तो जस्ट वॉश कर दिया, साबुन से कर देते थे, सही बात है, शैम्पू से कर देते थे। और वो अलग अलग प्रोडक्ट जो हमें पता है कि पर्टिकुलर इसके लिए ही थी, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वही चल रहा था। देखिए अभी ना काफ़ी सारे शैम्पू कंडीशनर के अलावा हेयर मास्क जो आपने बोला वो अवेलेबल है। फिर जिन लोग के कर्ली बाल होते हैं उन लोग के लिए कर्ल्स के लिए मॉइस्चराइजर आता है, ताकि उनके बाल उलझे नहीं। सो वो एक ऐड हो गया है।
फिर काफ़ी लोगों के हेयर सीरम्स आते हैं जो टेक्सचर को मेंटेन रखते हैं सर के। कुछ ऐसे सीरम्स भी अवेलेबल हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। उन सीरम्स में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो डायरेक्टली स्कैल्प में से अंदर जाते हैं और थोड़ा आपके रूट्स तक पहुंचते हैं। पर सब चीज़ें यूज़ करना प्रैक्टिकल सॉरी सब चीज़ें सब लोग यूज़ कर सके वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप मान लीजिए अगर सिर्फ सामने से बाल जा रहे हैं तो हार्मोनल होगा, तो डॉक्टर से बात करिए। जनरली हेयर फॉल हो रहा है डिलीवरी के बाद, सर्जरी के बाद, डेंगू चिकनगुनिया के बाद, तो चिंता मत करिए, सिर्फ प्रोकैपल का सीरम आता है वो लगाइए, हो जाएगा। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जो अभी सब करवा रहे हैं, स्मूथनिंग हो गया, केराटिन ट्रीटमेंट हो गया, तो वो कितना आप बोलेंगे कितना सेफ है या करना चाहिए कि नहीं? मैंने खुद करा रखा है एक बार, क्योंकि वो बहुत टेम्पटिंग लगता है। आपको लगता है कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं बाल, एक बार मुझे भी करवाना है। बट डेफिनेटली सेफ्टी बिल्कुल जीरो है। कोई आपको ऐसा बोले कि नहीं मैं तो स्ट्रेटनिंग नहीं करा रही, मैं तो स्मूथनिंग करा रही हूँ, तो आप मतलब आप बोलते ना कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, वो भी हार्मफुल, पर उसको नाम अलग देके वो बोल रहे हैं कि सेफ है। फिर आपको बोलेंगे लोग नहीं हेयर बोटॉक्स एकदम ठीक है, वो सेफ है, करा लो। बट हर एक में केमिकल यूज होता है, हर एक में, तो सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि आपके बाल नेचुरली हेल्दी हैं और आप सोचें कि मैं ये कराऊंगी तो ये लोग बोल रहे हैं प्रोटीन लगा देंगे हम बालों पे। प्रोटीन आप खाने में लो, ऊपर बाल पे से जो नेचुरल प्रोटीन है उसको खींच के हटा के फिर आप नया प्रोटीन लगा रहे हो, तो वो सिर्फ दिखने में अच्छा लगेगा और उसके 3 महीने बाद सिवियर हेयर फॉल होने वाला है। दैट इज फॉर श्योर। सो सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे मैम ने बोला कि सेफ्टी के पर्पस में आप उसमें मत वो करें, वो आपको दिखने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर 2-3 महीने के बाद में, जैसा कि मैम ने बताया कि हेयर फॉल और हेयर रिलेटेड सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी आपको। नाउ मेरा ये क्वेश्चन है कि हेयर फॉल हो रहे हैं, मोस्टली मेल को ज़्यादा आगे फ्रंट में बाल जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो वो जेनेटिक है या कोई खान पान में है या फिर मेंटल हेल्थ भी इसके पीछे हो सकता है? जो आपने मुझे मेल्स के लिए पूछा ना कि आगे से जा रहे हैं और इस एरिया में, वो मोस्टली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसके 2 रीज़न होते हैं, एक तो जेनेटिक्स 50% जेनेटिक्स और दूसरा है हार्मोन्स। मेल्स में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं नेचुरली जो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपने देखा होगा कि मेल्स में इवन यंग एज नहीं हो तो भी 40s के बाद भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से लॉस शुरू होता है। और जेनेटिक 50% हार्मोन्स दोनों ऐसी चीजें हैं जिनका हम कुछ कर नहीं सकते। खाने पीना, स्ट्रेस, पानी कैसा है, आप प्रोडक्ट्स कैसे यूज कर रहे हैं, आपको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपकी स्लीप कितनी है, ये सब का रोल होता है। पर मैंने देखा है मोस्टली फीमेल्स में या फिर जिनको जनरल हेयर फॉल हो रहा है, कोई पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, उन लोगों में ये बाकी के फैक्टर्स काम आते हैं। तो मतलब पहले आपने जैसे बोला कि वो फ्रंट के बाल जो जा रहे हैं, पीछे के जो पर्टिकुलर एरिया के जा रहे हैं, वो जेनेटिक 50% हो सकते हैं एंड 50% हार्मोनल हो सकते हैं। सो उसमें कोई अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की या ट्रांसप्लांट जो अभी चल रहा है उसके बारे में आप कुछ ऐड करना चाहें तो? देखिए, ट्रांसप्लांट अगर आपके सच में बिल्कुल भी बाल नहीं है, पूरे बाल चले गए हैं, तो आपके पास ट्रांसप्लांट के सिवाय ऑप्शन नहीं है। पर अगर थोड़े बहुत गए हैं तो दवाइयाँ भी आती हैं और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स आते हैं जिनमें पेशेंट का खुद का ब्लड यूज़ करके उसमें से काम की चीज़ें निकाल के उसको रूट्स में इंजेक्ट करा जा सकता है। PRP ट्रीटमेंट, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, या फिर GFC, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट ट्रीटमेंट, ये काम आते हैं। तो सीधा ट्रांसप्लांट के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे मैम ने बताया कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी आपको पहले ट्रेंड में नहीं चले जाना, आपको एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है, देन आपको बॉडी चेकअप के बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल। मैं एक और चीज़ शेयर कर सकती हूँ? श्योर। एक बार एक 18 साल का बच्चा आया था अपनी मम्मी को लेके, उसके थोड़े से बाल कॉर्नर से गए थे, क्योंकि हमने देखा है ना कि जब लड़के छोटे होते हैं 12-14 साल के, तब उनकी हेयर लाइन हमारी तरह होती है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो यहाँ स्क्वायर बनने लगता है। एंड इज लाइक कि आप मेरे को कोई दवाई मत दो डॉक्टर, मेरा ट्रांसप्लांट कर दो। एंड पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे केस में समझाना बच्चों को। तो ये जो इंटरनेट पे ओवरलोड है इन्फॉर्मेशन का,
मुझे लगता है कि इसमें से फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं उनके लिए। तो हमारे कंट्री में कुछ ऐसा लॉ आ जाना चाहिए अब कि इंस्टाग्राम अकाउंट इस एज के बाद ही बने, मतलब मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज इससे बहुत बहुत ट्रबल्ड है। और लोग जब देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि लोग इतने सुंदर दिख रहे हैं फिल्टर्स लगा के, उनको तो लगेगा कि असली में ही ऐसे दिख रहे हैं, तो दैट क्रिएट्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमेशा के लिए सेल्फ एस्टीम कमी हो जाती है। ओके, सो आपको ट्रेंड में नहीं जाना है, आपको एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद ही अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं। मैम आपको मैं ये क्वेश्चन है कि जैसे बोलते हैं ना कि आंवला खाने से आपके हेयर ग्रोथ बढ़ेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर है जो हमें हेयर ग्रोथ में या हेयर अच्छे रखने में मदद रहे? मेथी दाना, मेथी दाना खाना भी है, लगाने भी है, इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, आंवला आपको याद हो तो बचपन में आंवला, शिकाकाई, रीठा, वो सब का मम्मी लोग बनाती थी, कड़ी पत्ता क्रश करके उसमें। मैं बस ये ऐड करूंगी कि ये सारी चीजें आप खा भी सकते हो। आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, एंड विटामिन सी डेफिनेटली हेयर की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा ही। एंड कड़ी पत्ता आप लगाते हैं वो अच्छी बात है, पर वो खाने में भी आप ऐड करिए। एंड स्प्राउट्स, मूंग, मोठ, चना, जो भी कठोर हम बोलते हैं, इसको अंकुरित करके अगर आप रखते हैं तो उसकी प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाती है। वो आप खाइए, उससे आपके बालों को प्रोटीन मिलेगा। टोफू, पनीर, दही अच्छी डाइट में आपकी डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए। वॉलनट्स, आलमंड्स लीजिए, इससे सच में बहुत बेनिफिट रहता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको मैं कहूँगी कि सी फूड से बहुत फ़ायदा होता है बालों को। मरीन जो भी सोर्सेज होते हैं उससे बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, सो आज मैम ने बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो आप भी उसे डेली रूटीन में अपनाइए और हेल्दी, मैं बोलूँगी, सुंदर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हेल्दी अपने हेयर और स्किन को रखिए। मैंने मैम सुना है कि स्लीप बहुत मेन फैक्टर होता है, तो आप उसके बारे में, स्लीप के बारे में बोले, क्योंकि अभी क्या हो गया है, सुबह लोग काम कर रहे हैं, रात को भी अभी आईटी सेक्टर में भी ऐसा है कि लेट नाइट काम कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोग हैं जो शिफ्टिंग उनकी रात की होती है, तो वो बोल रहे हैं सुबह सो लेंगे, तो वो कितना आपको अफेक्ट करता है बॉडी में? बहुत ही अच्छा पॉइंट आप लेके आए, ये हम भूल ही गए, मतलब मेरे दिमाग से भी निकल गया। पर किसी भी इंसान की स्किन और हेयर की हेल्थ के लिए मैं कहूँगी कि 50% डाइट एक्सरसाइज है, पर 50% स्लीप इम्पॉर्टेंट है। स्लीप में हमारी बॉडी हील होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मान लीजिए कि 2 घंटा सो के हम चलाएं 7-8 दिन, आपकी स्किन, हेयर सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। भले आप हेल्दी खा रहे हो, भले आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, पर अगर आपने नींद नहीं ली तो आप दिखेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा कि नहीं, आप तो मे बी आपका वेट पुट ऑन हो गया, या आपको डार्क सर्कल आ गए, या पिंपल्स आ गए हैं। और काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां होती है स्किन और हेयर की जो कि बॉडी में स्ट्रेस की वजह से होती है। जब इंसान सूर्य की किरणों के साथ में उठता है तो कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं बॉडी में, जिससे इंटरनल हेल्थ अच्छी मेंटेन होती है। पर अगर आपको सूर्य की किरणों के साथ आप नहीं उठ रहे, आप सो रहे अलग टाइम पे और टाइम पे आप जग रहे अलग टाइम पे, तो आपको वो हार्मोन्स बॉडी में मिलेंगे ही नहीं। तो आपका जो हीलिंग होना चाहिए स्किन का, हेयर का, रेस्ट में, बॉडी जब वी आर स्लीपिंग तो सब कुछ अपने आप हील हो रहा है। जो भी पूरे दिन का डैमेज है वो निकल रहा है, वो रिपेयर वर्क नहीं हो पाता। तो स्लीप हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें स्लीप की क्वांटिटी, लोग बोलते हैं अरे मैं तो 6 घंटे काम करके चलाती हूँ, इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। मुझे लगता है 8 घंटा तो सोना ही चाहिए। स्लीप की क्वालिटी, यानी कि आप डिस्टर्ब स्लीप है अगर आपकी बार बार उठ रहे हैं, तो वो भी आपको कॉम्प्रोमाइज कर देगी, उसमें जो प्रॉपर हीलिंग है बॉडी की वो नहीं हो पाएगी। एंड स्लीप का टाइम, तीनों इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने बजे सोने जा रहे हैं। ओके, सो आपको नींद भी पूरी करनी है, जिससे 50% आई थिंक उससे भी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाती है। मैम बोलते हैं कि पानी, तो पानी किस तरह से हमें लेना चाहिए जिससे हमारी स्किन अच्छी रहे, जैसे हाइड्रेट बोलते हैं ना, तो वो आप बालों में और स्किन दोनों में अफेक्ट किस तरह से कर रहा है पानी हमें? देखिए, पानी पीना बहुत अच्छी बात है, पर एक्सेस में भी नहीं पीना है, मतलब 6-8 लीटर दूसरी बीमारियां लग जाएगी फिर। पर हाँ, 3-4 लीटर पानी पीना अच्छी बात है। पर कुछ लोगों को जैसे 20s-30s में तो पानी पी रहे हो, सब अच्छा है, हाइड्रेटेड रह रहे हैं, पर 40 की उम्र के बाद क्या होता है कि हमारी स्किन की और बाल की ना पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो भले आप पानी पी रहे हो
तो पानी उतना पहुंचेगा नहीं। बट यस, यू आर राइट कि आपको पानी हेल्पफुल है, कोई बुराई नहीं है उसमें। बट सिर्फ पानी, मैं पानी अच्छे से पीती हूँ अब मेरी स्किन हेयर अच्छे हो, ऐसा नहीं है। टॉक्सिन्स निकल जाएंगे बॉडी से, आपकी हाइड्रेटेड रहेगी स्किन, अगर स्किन थोड़ी सी यंग है तो। 40s के बाद पानी के साथ दूसरी चीजें भी चाहिए। Okay, जैसे बोलते हैं ना सेलिब्रिटीज की, पानी पीने से ही मैं इतनी यंग दिख रही हूँ, इतनी हेल्दी दिख रही हूँ, इतनी ग्लोइंग स्किन मेरी सिर्फ अच्छे पानी पीने से ही हो रही है। तो ऐसा नहीं होता, आपको एज वाइज आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी पीना चाहिए। बिल्कुल राइट। सो आज हमने बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड बात की, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हिलोनी जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही अवेयरनेस आप क्रिएट करते रहिए और हम लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। जी श्योर, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बिना भूले सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो हमारे देखते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से यूट्यूब एल्गोरिदम अपने आप हमारा वीडियो ऊपर दिखाने लगेगा, रेकमेंड करने लगेगा लोगों को, और जिसको ये ज़रूरी है उसको ये वीडियो मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। नमस्ते।